नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी को लेकर भोपाल के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर संगठन की बैठक ले रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की रणनीति के साथ चुनाव में संगठन को मजबूत करने पर मंथन चल रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, भोपाल के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर संगठन की बैठक ले रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की रणनीति के साथ चुनाव में संगठन को मजबूत करने पर मंथन चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमीन, बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है, क्या चल रहा है इस बैठक में? ये बैठक पहले से तय है और जैसा कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, खासतौर पर जो 1 महीने तक प्रधानमंत्री का जो 9 साल पूरे हो रहे हैं तो उसके ऊपर कार्यक्रम चलेगा और उसी को लेकर जो है इस हफ्ते में रणनीतियां बनाई जा रही हैं ताकि जो है वो कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सके। आज दिन भर ये बैठकें चली हैं और आगे भी हम देख पाएंगे अगले 2 दिनों तक जो है ये बैठकें चलती रहेगी। जी, इस बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार हुई है, इसकी जानकारी लगी है क्या? आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मौजूद हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें, बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी रणनीति बना रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अमीन, बीजेपी की जो बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है, किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई है? संपर्क टूट गया है। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसको लेकर भोपाल के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर संगठन की बैठक ले रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों को लेकर रणनीति के साथ चुनाव में संगठन को मजबूत करने पर मंथन चल रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमित, बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है, इस बैठक में क्या कुछ देखने को मिला है? देखिए अरुण, जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं और उसी के मद्देनजर बीजेपी 30 मई से लेकर 30 जून तक जो है वो पूरा एक कार्यक्रम का एक उसने शेड्यूल बनाया हुआ है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर हमको देखने को मिलेंगे। बड़े नेता जो है वो लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ गेम्स खेलेंगे, उनके साथ जो है लंच करेंगे, डिनर करेंगे। ये कई सारे कार्यक्रम जो है वो बीजेपी इस पूरे 1 महीने के अंदर करेगी। सीधा मकसद ये है कि लोगों से सीधा जुड़ने का जुड़ेगी बीजेपी और उसी के लिए पूरी कवायद की गई है। आज भी बीजेपी में हमने देखा कि अलग अलग कई बैठकें आयोजित की गई जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कई चर्चाएं, कई रणनीतियां जो है वो बनाई गई। शिव प्रकाश इसके अंदर मौजूद थे, वी.डी. शर्मा इसके अंदर मौजूद थे, मुख्यमंत्री खुद जो है वो इस बैठक में मौजूद रहे। तो फिलहाल आगामी 2 दिनों तक और ये बैठक की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बीजेपी के जो मोर्चे, जो 7 अलग अलग मोर्चे हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, जो बीजेपी के प्रकोष्ठ हैं उनकी बैठकें की जा रही हैं वो किस तरीके से जो है वो काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 2 दिन तक जो है
ये बैठकों का दौर जो है इसी तरीके से जारी रहेगा और 30 तारीख से जो है वो बड़े कार्यक्रम जो है प्रदेश भर में देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अरुण, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो भी तब जब बीजेपी का जो आंतरिक सर्वे है वो बीजेपी की हालत ठीक नहीं बता रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होया जाए। छोटे छोटे कार्यक्रम जो है वो जिलों में आयोजित किए जाएंगे और उन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आएगी। जी अमीन, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देखिए, बिल्कुल बैठक जो है वो संगठनात्मक बैठक है और बैठक आगे भी चलती रहेगी। वी डी शर्मा बैठक को संचालित करेंगे और जो तमाम संगठन के जो नेता हैं वो उसको रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का भी दिल्ली दौरा है। आज रात को 9 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे क्योंकि जो है कल नीति आयोग की बैठक के नीति आयोग के सदस्य हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो आज रात को रवाना हो जाएंगे। कल बैठक में शामिल होंगे और परसों जो है वो नई संसद जो भवन जो बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन होना है। तो वो उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री परसों जो है दिल्ली में मौजूद रहेंगे और परसों ही एक और बैठक दिल्ली में रखी जाएगी। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण काम है इसके लिए मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में अगले 2 दिन रहने वाले हैं और आज रात को 9 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी अमीन, जो बैठक बीजेपी की आज चल रही है, इस बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैल रही है कि वी डी शर्मा बदल सकते हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं जो जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया जा रहा है। देखिए अरुण, सोशल मीडिया पर पिछले 3-4 दिनों से गॉसिप चल रहा है कि क्या मध्य प्रदेश का जो संगठन है उसके जो शीर्ष जो पद होता है अध्यक्ष का, क्या वो बदला जा सकता है। इसको लेकर काफी सारी चीजें चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो गॉसिप इस समय चल रहा है या फिर जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है कि वी डी शर्मा को बदलकर प्रहलाद पटेल को मध्य प्रदेश का नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि जो है इस पर कितनी सच्चाई है ये आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जब आज हम प्रदेश बीजेपी कार्यालय में थे, वी डी शर्मा की हमने बाइट की, लेकिन जो वी डी शर्मा का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बेहद कह सकते हैं कि कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज हमको दिखाई नहीं दिया जिसमें ये कहा जाए कि वो चेहरा उतरा हुआ है या उनको फिर लग रहा है कि वो जाने वाले हैं। वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। तो बहरहाल ये जो अटकलें चल रही हैं मुझे लगता है कि जल्दी इस पर विराम भी लग सकता है और अगर कोई बदलाव है तो वो भी अगले कुछ घंटे या दिनों के भीतर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि आज सुबह से जो है ये एक तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कई ऐसे जो नेता हैं बीजेपी के दूसरे स्टेटों के, उन्होंने प्रहलाद पटेल को बधाई तक दे दी है। कई व्हाट्सएप ग्रुप पे बधाइयां तक चल गई हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि आज सुबह से बहुत तेजी से जो है चीजें ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल के तौर पर संगठन में कोई बदलाव इस समय तक तो फिलहाल दिखाई नहीं दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा तो जरूर जो है चीजें दिखाई देंगी। जी अमीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक के बाद 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोगों की जान बचाने के लिए आपने कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन देखे होंगे, लेकिन पखानजोर के परलकोट जलाशय में एक बार बेशकीमती फोन के लिए 4 दिन तक ऑपरेशन चलते पहली बार देखा गया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। फोन को पानी से निकालने के लिए सोमवार से ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसे 4 दिन बाद निकाल लिया गया है। इस दौरान गोताखोरों की भी मदद ली गई, पर जब गोताखोर असफल रहे तब पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए और 3 दिनों तक इन पंपों से पानी निकालकर महंगे फोन को बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास का ये मोबाइल फोन बताया जा रहा है, जिसे कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता तेजस्वी साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। तेजस्वी, एक मोबाइल के लिए 4 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला की बात है, जहां पर जो है एक मोबाइल के लिए 4 दिन के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। बता दें कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले की बात है। फूड इंस्पेक्टर है राजेश विश्वास जी, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर परलकोट डैम में गए थे और वहां पर जो है
कहीं न कहीं सेल्फी लेते हुए मोबाइल फ़ोन गिरा है और मोबाइल फ़ोन गिरने से जो है जाँच की गई और उसके बाद जो है अगले दिन भी राजेश विश्वास जी फूड इंस्पेक्टर जो हैं, वो गोताखोर और ग्रामीणों को भी लगाए अगले दिन छानबीन के लिए, खोज के लिए। लेकिन मोबाइल नहीं मिलने पर वह जो है पंप की सहायता से और ग्रामीणों के ही कहने पे वह कहीं न कहीं जो है राजेश विश्वास जी उसके लिए पंप लगा दिया और पानी को निकालने के लिए यहाँ पर जो है विचार बना लिया और उसके बाद जो है पानी निकालने के बाद जो है उनका जो है 4 दिन तक ऑपरेशन हुआ पानी निकालने का और उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन भी मिल गया। लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो है कलेक्टर ने उनको जो है इसके लिए सस्पेंड करने की भी बात कही और जो है सिंचाई विभाग के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। सिंचाई विभाग के अधिकारी का कहना है कि यह बिना जानकारी के इस प्रकार से किया जा रहा है। तो इस पर जो है बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी आज बयान आया है कि इसे फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो राजेश विश्वास जी का ये भी कहना है कि परलकोट जब डैम गए हुए थे दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए, नहाने के लिए और जब सेल्फी ले रहे थे उसी समय जब उनका मोबाइल फ़ोन गिरा तो ऐसे में जो है उनके पास जो है विभाग से जुड़ी कई प्रकार की अब डॉक्यूमेंट थी, इसलिए उनको जो है मोबाइल निकालना पड़ा। 1.5 लाख की मोबाइल थी और इसके लिए यह भी बता दें कि 21 लाख लीटर पानी बहाया गया है और 21 लाख लीटर पानी में जो है 1500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन जो है राजेश विश्वास जी का ये कहना है कि जो ग्रामीणों के यहाँ पर सुनने के साथ और ग्रामीणों ने कहा कि इस प्रकार से जो है पानी निकाल सकते हैं और ज़्यादा गहरा नहीं है तो पानी निकाल सकते हैं। और यहाँ राजेश विश्वास जी का यह भी कहना है कि जो है पानी हमने व्यर्थ नहीं किया है, पानी जो है खींचने के बाद निकालने के बाद पानी फिर से पुनः वापस वहाँ पे पंप के माध्यम से और जो है वहाँ पे डैम में खींच दिया गया था। तो इस प्रकार से उनका कहना है। लेकिन जो है इस प्रकार से जो है सिंचाई अधिकारी का कहना हुआ कि जानकारी नहीं थी और बिना जानकारी के इस प्रकार से काम की जा रही है। जो ये घटना हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, इस पर रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। जी बिल्कुल, रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है और इस प्रकार से जो है कहीं न कहीं राजेश विश्वास जी की बातों को भी जो है ध्यान में रखा जा रहा है और लेकिन जो है बिना जानकारी के इस प्रकार से जो है पानी सेल्फी लेना जलाशय या किसी नदी के बगल से प्रतिबंधित रहता है। जी बार बार ये बताया जाता है, इसके बावजूद भी एक अधिकारी इस तरीके से सेल्फी ले रहा है, कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। जी बिल्कुल बड़ी घटना हो सकती थी। इस प्रकार से मोबाइल फोन गिरा है, कई जगह तो इस प्रकार से भी देखने को मिलती है कि कहीं कोई आदमी ही वहां पे जो है बह गया, तो वहां डैम था, मोबाइल फोन गिर गया, मोबाइल फोन जो है पानी भरा है तो कहीं ना कहीं गहरी है पानी और उसमें जो है मोबाइल फोन छानबीन नहीं हो पाई। तो उन्होंने यह दिमाग लगाया कहीं ना कहीं कि उसको पानी को निकाला जाए और उन्होंने पंप लगा दिया और पानी को खींचने की भी कोशिश की, उसके माध्यम से फिर जो है पानी निकलने के बाद जो है मोबाइल फोन भी उनका मिल गया। जी तेज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में एक अधिकारी का मोबाइल फोन जलाशय में गिर गया, जिसके बाद जलाशय के पूरे पानी को खाली कर दिया गया है। फिलहाल उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी सियासी जंग को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कंट्रोल करने की बात कही है। चुनावी साल में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर रंधावा ने कहा कि जिस पार्टी या जिस घर में कुछ होता है लड़ाई उसी में होती है, जिस घर में कुछ होता नहीं तो उसमें क्या होगा, लड़ाई को हम कंट्रोल करेंगे। रंधावा 2 दिन से जयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने जयपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में सचिन पायलट के शामिल होने पर भी सवाल किया। रंधावा ने जवाब दिया, इस पर आपको कोई शक है? सचिन पायलट के अल्टीमेटम पर रंधावा ने कहा कि पायलट ने कांग्रेस को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है, जिन्हें अल्टीमेटम दिया है वे इसका जवाब देंगे। आपको बता दें राजस्थान की राजनीति में उठापटक का दौर चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसको लेकर सियासी जंग भी जारी है। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कंट्रोल करने की बात कही है। सुखविंदर सिंह रंधावा दोनों में सुलह कराने की बात कर रहे हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान से स्टेट हेड पूजा जोशी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, राजस्थान की राजनीति में उठापटक तो चल ही रही है, वहीं प्रदेश प्रभारी दोनों में सुलह करवाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल अरुण, आप देख सकते हैं कि राजस्थान में सिर्फ कुछ ही समय बचे हैं विधानसभा चुनाव के, और इसके साथ ही पहले से ही सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अंतर्कलह चल रही थी कांग्रेस पार्टी में, और बयानबाजी भी चल रहे थे। और 15 मई को जो है सीएम अशोक गहलोत को सचिन पायलट ने कुछ मांगों को, अपनी 3 मांगों को लेकर अल्टीमेटम भी दिया था, और उसी को लेकर जब प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि पार्टी में अंतर्कलह किसकी नहीं होती है, सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच में कोई अंतर्कलह नहीं है, पार्टी में कोई भी ऐसी बात नहीं है। और अगर घर में, परिवार में भी कोई होता है तो बर्तन बजते हैं, ठीक उसी प्रकार पार्टी में भी जो है बात भी हो जाती है, कई सुनी हो जाती है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अरुण, ये जो प्रदेश प्रभारी है वो सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पार्टी का जो ये अंतर्कलह है, ये जो अंतर्कलह दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जो ये अल्टीमेटम वाली बात है वो आगे ना जाए और 2023 के चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश प्रभारी ने ये भी कहा कि सचिन पायलट ने जो है अल्टीमेटम सरकार को दिया है, ना कि पार्टी को। अगर पार्टी को वो अल्टीमेटम देते तो मैं इसका जवाब देता, सर जिसको अल्टीमेटम दिया इसका जवाब भी वही देंगे। आप देख सकते हैं कि आज जो है दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होने वाली थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई थी, और इस बैठक में जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाती और चुनाव को लेकर क्या कुछ और आगे कर सकती थी पार्टी और कार्यकर्ता नेता, उस पर भी एक बात की जाती, लेकिन आज नहीं होने वाली थी। और फिर इसी दौरान मीडिया से भी जब रंधावा फेस हुए, मीडिया को बात करते हुए रंधावा ने यह भी कहा, किसी एक सवाल पर, सचिन पायलट के आने वाले सवाल पर पूछा कि क्या सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो रंधावा ने कहा क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, तो वो भी वहां शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब से सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दिया था, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसके बाद से सीएम अशोक गहलोत का कोई भी ऐसा बयान नहीं आया था जिससे कि पार्टी में फिर से अंतर्कलह शुरू हो या फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी चुप्पी साधते हुए नजर आए, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत तो ये दावा कर रहे हैं कि मैं सरकार को फिर से रिपीट करूंगा, वो फिर से ताजपोशी की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ डर ये भी है कि कहीं सचिन पायलट ऐसा ना हो कि सीएम अशोक गहलोत के सपनों पर पानी फेर दे। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्कलह चल रही है उसको ठीक किया जाए, उसे समाप्त किया जाए। अरुण, पूजा, सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि सुलह करा लेंगे, क्या लग रहा है कि सुलह हो पाएगी? देखिए, प्रदेश प्रभारी की तो पूरी कोशिश है, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जब 15 मई के बाद में उनका अल्टीमेटम दिया गया था सचिन पायलट का, उसके बाद में सचिन पायलट की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी प्रक्रिया सामने आ रही है कि सचिन पायलट बार बार जो है कोई भी ऐसी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को फिर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए 15 मई के बाद में बस कुछ समय और बचा हुआ है और उनका भी मतलब समाप्त हो जाएगा समय, और सचिन पायलट ने जो अल्टीमेटम दिया उसका समाप्त होने पर समय क्या कुछ करने वाले हैं सचिन पायलट की मांगों को लेकर सीएम अशोक गहलोत, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन कल के कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने जो है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के सामने जो है सचिन पायलट की 3 मांगों में से एक जो मुख्य मांग थी, पेपर लीक मामले में मुआवजा देने वाले युवाओं को जो पेपर आउट हुए थे, उस पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि पेपर आउट किस जगह नहीं होते, पेपर आउट किस राज्य में नहीं हुए हैं, किस जगह नहीं हुए हैं। तो आप बताइए कि किस किस जगह जो है वापस मुआवजा दिया गया है या पैसे दिए गए हैं युवाओं को। तो इस बात को लेकर भी उन्होंने
खास तौर पर मीडिया को ये बता दिया है कि 3 मांगों में से एक मांग तो जो है सचिन पायलट की वो पूरी नहीं होने वाली है। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर ये हमला बोला है, प्रत्यक्ष रूप से जो है सचिन पायलट पर नहीं बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर ना सही, लेकिन ये जो बयान है, ये जो बात है, वो पूरी तरह से सचिन पायलट पर कही गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति में उठापटक चल रही है। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी ने दोनों में सुलह कराने की बात कही है। प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कुछ गलत नहीं चल रहा है, दोनों में सामंजस्य के साथ काम चल रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें एक महापौर और 110 पार्षद शपथ लेंगे। वहीं कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए नगर निगम ने खास तैयारियां की हैं। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया शामिल होने पहुंची हैं। नवनिर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल ने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शहीदों की पत्नियों और पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया है। उन्होंने बताया कि मेयर पद की शपथ लेने के बाद सुषमा खरकवाल देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों की विधवाओं का आशीर्वाद लेंगी। भारतीय जनता पार्टी पे निरंतर बना रहा, किंतु इस बार वातावरण कुछ अलग है। इस बार जो शक्ति जनता ने हमें सौंपी है, वह यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि जनता का स्नेह के साथ साथ हम सबको, मेरी पार्टी को, मेरे कार्यकर्ताओं को और अधिक जिम्मेदारी देने की तैयारी है। एक समय था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से सीनियर रिपोर्टर आकर्ष शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकर्ष, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां उसमें चल रही है? बिल्कुल। और देखिए, आज लखनऊ की नवनिर्वाचित महापौर सुषमा खरकवाल और 110 पार्षदों ने आज शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत तमाम गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित थे। और लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब ने महापौर के पद की सुषमा खरकवाल जी को शपथ दिलाई और उसके बाद सुषमा खरकवाल ने बाकी लोगों को, बाकी अन्य 110 पार्षदों को पार्षद की पद की शपथ दिलाई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इन 110 पार्षदों में 80 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, 6 अन्य पार्षद है और 12 पार्षद जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं और 4 पार्षद कांग्रेस। जी आकर्ष, बताया जा रहा है कि मेयर ने जो शहीदों की पत्नियां हैं उन्हें भी बुलाया है और उनसे आशीर्वाद लेने की भी बात कही गई है। बिल्कुल। देखिए, लखनऊ को उन्होंने फिर से बात बोली है कि हालांकि पूर्व की महापौर ने भी यही बोला था कि लखनऊ को जो है स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने RRR के तहत एक पहल की शुरुआत करी है, जिसमें रीयूज, रिसाइकिल और रिकनेक्ट का एक नारा देते हुए पुराने जो सामान है उनको उपयोग करके सामान बनाने की बात कही है। चाहे वो जो वेस्ट मटेरियल हो उससे किस तरीके से सामान बनाया जाए और कूड़ा लखनऊ में कम हो सके और सफाई ज्यादा हो सके, इस पर ध्यान देने की बात कही है। साथ ही साथ लखनऊ वासियों को उन्होंने धन्यवाद किया है और जो जनता है उसको उन्होंने धन्यवाद किया। जी, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे हैं, क्या कुछ डिप्टी सीएम ने कहा है उस कार्यक्रम में? बिल्कुल। देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद थे। सभी का ये कहना था कि लखनऊ जो है वो अटल जी की कर्मभूमि और अटल जी ने जो पौधा लगाया था वो आज पूरी तरीके से संचित हो रहा है और अपने फल देता नजर आ रहा है। लखनऊ के लोगों को लेकर के तमाम लोग यही कहते आ रहे हैं कि लखनऊ वासी जो है वो अटल जी की जो कर्मभूमि है उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलता आ रहा है। और लंबे समय से, पिछले 32 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद पर, लखनऊ के महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो इसको लेकर के साफ है कि जिस तरीके से लखनऊ से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद रहा करते थे और उन्होंने यहाँ पर साइकिल से जिस तरीके से क्षेत्र में भ्रमण किया था, इन सबको लेकर के जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक अलग तरीका है और भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से लगातार 32 सालों से राजधानी लखनऊ में महापौर पद पर काबिज। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकर्ष, आपको बता दें
लखनऊ में मेयर और पार्षद पद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया शामिल होने पहुंची। नवनिर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल ने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शहीदों की पत्नी और पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ नागरिकों को भी बुलाया था। हरियाणा में पुरानी रंजिश के चलते साडोर खंड के गांव इस्माइलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 6 लोगों को नामजद करते हुए अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की मांग को लेकर काफी हंगामा भी किया और सड़क पर बैठकर शव को दफनाने से भी मना कर दिया, जिस पर मौके पर पहुंचे डीएसपी बिलासपुर जितेंद्र कुमार ने मृतक के परिजनों को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। देखिए मैडम, ये मनोवर नाम का जो था 35-40 साल इसकी उम्र थी। कौन से गांव से? इस्माइलपुर गांव का था ये। तो शाम को रिटायरमेंट पार्टी हुई थी। उस रंजिश में इनने शाम जैसे शराब वगैरह पी है, तो उस रंजिश में सुबह इनका फिर से झगड़ा हो गया। और धारदार हथियार से इस मनोवर पे 6-7 कुछ और हैं ऊपर नीचे उसके, तो अभी नाम तो पूरे क्लियर नहीं हुए। इनने चाकू और उससे तेजदार हथियार से हमला किया था और इसमें मनोहर जो नाम का, जिसमें एक व्यक्ति इसकी डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अस्पताल में ले आए थे, वहाँ इसकी डेथ हो गई। देखिए मैडम, ये इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा से स्टेट हेड राजकुमार सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है, क्या कुछ घटना हुई है? अरुण की ये जो मामला है ये है यमुनानगर से ठीक 15 किलोमीटर दूर एक संडोरा कस्बा पड़ता है, जहां पर ये जो हुआ है ये मामला हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा अरुण कि ये जो लड़ाई हुई है ये 6 लोगों के बीच के पैसों को लेकर आपसी परिवार में, एक ही परिवार के 6 लोगों के साथ ये आपसी विवाद हो गया कि पैसों का बंटवारे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होने लग गया और इसको लेकर कहासुनी हुई। और कुछ समय पहले ये मुद्दे को हालांकि सुलझाकर इसमें सारा मुद्दा भी समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 2 दिन पहले जब ये मोटरसाइकिल लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे तो शायद वो उसके अंदर बुलेट मोटरसाइकिल को तेजी से आवाज किया, तो जो दूसरा उनका मुनव्वर जो है, उनके जो मित्र थे वो उनके साथ ही बैठे थे, उनके में और उनमें कहासुनी हो गई। और इसको लेकर ये एक गंभीर जिस तरीके से लड़ाई करी इन्होंने, गंभीर सिस्टम बन गया और काफी लोग आपस में लड़ने लगे, जिसमें से 6 लोगों हाथापाई आपसी हुई, जिसमें से एक व्यक्ति को जो उन्होंने उसी समय पे चाकू मार दिया, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। वहीं हमने जब यमुनानगर के डीएसपी अभिलक्ष से बात करी तो उन्होंने तुरंत बताया कि इस मामले में हमने मुनव्वर के जो दोषी है जिन्होंने चाकू मारा है उनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया है और गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी कर दी गई है। जी अरुण, क्या इसमें अभी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? परिजनों ने मांग की है, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। जी अरुण, उनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जिसने चाकू मारा था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अरुण, मैं ये बताना चाहूंगा साधना न्यूज चैनल के सामने से, हरियाणा सरकार की पुलिस से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगा कि आखिर हरियाणा के अंदर में क्यों इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, क्यों सरेआम गुंडे बदमाश जो हैं सरेआम चैन स्नैचिंग कर रहे हैं। और आज ही सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज यमुनानगर में सरेआम मॉडल टाउन के अंदर में यूपी के रहने वाले 2 व्यक्ति आए और सरेआम गले में से एक महिला के चैन खींच ली और उसके साथ हाथापाई भी करी और दूसरे व्यक्ति को मारकर भी भाग गए। हालांकि गनीमत रही कि वो यमुनानगर से बाहर नहीं गए, पुलिस ने समय रहते ही उनको दबोच लिया। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है हरियाणा सरकार से, गृह मंत्री अनिल विज जी से, कि आखिर आपकी पुलिस सुस्त क्यों है? क्यों इतने बदमाशों को श्रेय दिया जा रहा है? क्यों इतने बदमाश जो है सरेआम घूम रहे हैं? आखिर पुलिस क्या कर रही है? हर चौक चौराहे पर खड़ी है पुलिस, नाकेबंदी कर रही है। राजकुमार जी, हरियाणा सरकार कहती है कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त की है। हरियाणा सरकार बार बार कहती है कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त की है। हरियाणा सरकार जितने दावे करती है वो बिल्कुल सरासर, अगर दुरुस्त होती तो शायद सरेआम महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग ना होती, सरेआम व्यक्ति का कत्ल ना हो जाता और सोनीपत में जिस तरीके से 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई उसको वो वह ना होता। और इसी तरीके से लगातार शहरों में आए दिन हरियाणा के अंदर हर जिले में, हर विधानसभा पर जहां देखो वहां पर
कहीं ना कहीं पर कहीं मर्डर का केस आ रहा है, कहीं चोरी का केस आ रहा है, कहीं लड़ाई का केस आ रहा है, कहीं बच्चों की मृत्यु हो रही है, कहीं महिलाओं को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। आखिर मेरा हरियाणा सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर क्यों ये हरियाणा सरकार की पुलिस सुस्त बैठी है? बड़े बड़े दावे करते हैं, जनता की हिफाजत करने के लिए चौक चौराहे पर नाके लगाए जाते हैं, पुलिस को खड़ा किया जाता है। मैं एक सिर्फ यही सवाल पूछना चाहता हूं, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर जब किसी जिले के अंदर में दौरा करते हैं तो पुलिस चप्पे चप्पे पे खड़ी हो जाती है, हर नाके पे खड़ी हो जाती है। जब सीएम साहब की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात होती है, अपनी दिमाग को बिल्कुल सीएम साहब की सुरक्षा में दिन रात एक करके वो लाइनों में खड़े हो जाते हैं ताकि सीएम साहब की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ हरियाणा सरकार की से यही पूछना चाहता हूं, सीएम साहब ये पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको अपनी सुरक्षा की कितनी फिक्र है और किस तरीके से लोग जो हैं पुलिस आपकी किस तरीके से सुरक्षा में लग जाती है? क्या आम जनता की हिफाजत करना आपका धर्म नहीं बनता, आपका फर्ज नहीं बनता? जो आम लोग, जो एक मासूम बच्चे जो की हत्या का शिकार हो रहे हैं, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम चेन स्नैचिंग हो रही है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, घरों में घुसकर चोरी का वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है? क्यों? आखिर कोई दबाव है, राजनीतिक दबाव या कुछ? क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं? सिर्फ मेरा यही सवाल है। जी अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, हरियाणा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।